हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे दिस इज द न्यू चैप्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें हम आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और सेकंड पार्ट में जो इसका रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है बेसिकली जब प्रोसेस आपके जो आपके अपोजिंग फोर्सेज है वो आपके इक्वल हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ए और बी आपके आपस में इक्विलिब्रियम है, मतलब ए से बी बना है और उतना ही बी आपका ए में रिवर्स जा रहा है रिएक्शन। तो इसमें हम नोट क्या करते हैं, बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स। हम थर्मोडायनामिक्स वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें ये मैंने आपको करवाए हुए हैं स्टेट वेरिएबल्स। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं। ये अगर कांस्टेंट हो टाइम के साथ तो आपके ये क्या कहलाता है, रिएक्शन एट अ इक्विलिब्रियम। और इसकी एक और डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितना ए से बी बन रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड ए से बी बन रहा है ना, और इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब भी हम क्या कहेंगे, रिएक्शन इज इन योर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके डिफरेंट आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल आपने सुने होंगे। मेल्टिंग, इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, मतलब जितना आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है उतनी ही आपकी, अगर आप टेम्परेचर को लो करोगे वाटर आपका दोबारा से, वही वाटर सारा आइस में कन्वर्ट होगा। सेकंड एग्जांपल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपने किसी क्लोज वेसल में इवेपोरेशन करवाई है, ओपन वेसल में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें हमने क्या करा है, क्लोज वेसल में इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल आपने, इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने एक पतीले में पानी गर्म करना रखा और उसके ऊपर आपने ढक्कन ढक दिया, तो जितना आपका वो पानी भाप में बनेगा, वेपर्स बनेंगे, और वो सारे भाप आपकी किस पे इकट्ठी हो जाएगी, आपकी जो आपने वो इक्वल हो गया आपके, जितने आपके भाप के वो बनी हुई है आपके ढक्कन के ऊपर। ठीक है, जितना पानी आपका इवेपोरेट हुआ वो इक्वल हो गया कितने, जितनी आपकी भाप बनी है ढक्कन के ऊपर। दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि जितने वेपर्स बने वो आपके कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में लिड के ऊपर, जो ढक्कन के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम। और भी एग्जांपल होते हैं। ठीक है, आप और भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि फिजिकल स्टेट्स को हम कंपेयर करते हैं। सेकंड आपका टाइप होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपकी डिफरेंट स्टेट्स के साथ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर आपने स्टीम पास करी। ठीक है, आयरन के ऊपर स्टीम पास करी है तो आप देखोगे कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, 3Fe प्लस वाटर, वाटर आपके स्टीम की फॉर्म में है, Fe3O4। ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन होता है एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, हाफ एडेड एरो। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप क्या देखोगे कि डिफरेंट स्टेट्स ले रहे हैं, कोई सॉलिड है कोई गैसियस है, प्रोडक्ट में आपके दोनों गैसेज है। एक और एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल देखोगे आप, CaCO3, ये आपका CaCO3 आपका इक्विलिब्रियम होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के साथ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के साथ, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के साथ, ये CaCO3 आपका इक्विलिब्रियम है। CaCO आपका सॉलिड है, ये CO2 और CaCO3 भी क्या था आपका सॉलिड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है दैट यू कैन रिमेंबर इट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन द सेम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। सेकंड इसका क्या है कि रेट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, वो बैकवर्ड के इक्वल है। आप 12th क्लास में पढ़ोगे व्हाट इज रेट। रेट हम काइनेटिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। रेट बेसिकली क्या बताता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम में कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आपका क्या डिफरेंस आता है, दैट गिव्स बाय द टर्म रेट। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, दैट इज योर रेट। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, तब हम क्या कहते हैं, इट इज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब आपने जो आपके रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें से आप किसी को एक को भी एस्केप मतलब बाहर जाने की अलाउड नहीं कर रहे, दैट इज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन को। फोर्थ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कोई भी डायरेक्शन में से आ सकता है, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी। ठीक है, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है दैट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। फिफ्थ आपका है कि कैटलिस्ट आपका रेट को नहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, कैटलिस्ट आपकी लोअर एनर्जी वाला पाथ आपको प्रोवाइड करता है ताकि इक्विलिब्रियम फास्ट अटेन हो जाए, लेकिन वो जो आपके रेट होता है उसे अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, या उनकी स्टेट्स को डिफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट कुछ भी अ, और रिएक्शन पे अफेक्ट नहीं डालता, सिर्फ आपका अटेन इक्विलिब्रियम एट फास्टर रेट, जल्दी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसमें आप रेट लॉ लिखते हो या फिर आप केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है उसके लिए हमारे पास एक है लॉ ऑफ मास, मास एक्शन। ठीक है, मास एक्शन क्या बताता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिख रही हूँ दैट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने कंसंट्रेशन लिखी है, और इसकी ये स्टोइकियोमेट्रिक जो स्मॉल ए और बी है, ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है इस रिएक्शन की। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट्स ऑफ योर कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेंगे, और ए और बी जो भी आगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 ए लिखा हुआ है, बी स्मॉल बी 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका
ए की जगह और बी की जगह 2 यहाँ पे पुट करेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये क्यों करवा रही हूँ? ताकि आप रेट निकाल सको। रेट क्या होता है? उसी से हम के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है? ये चीज़ याद रखनी है आपकी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल कितने रेट पे आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है? और वो फर्दर किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट रिएक्टेंट की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आर रिएक्टेंट की। एक्स वाई ना याद रहे दैट यू कैन लीव। लेकिन आपको पी ऊपर आएगा, आर नीचे आएगा, इक्वल टू के। इसके बेस न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हम डिस्कस भी करेंगे सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट, अगर ये आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी गैसियस हो तो हम उस टर्म्स में यूज करते हैं टर्म पार्शियल प्रेशर। तो हम केपी से लिखते हैं। ठीक है? केसी हम कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, केपी हम प्रेशर वाली कंडीशन गैसेस के केस में केपी यूज करेंगे। ठीक है? सी हम कंसंट्रेशन के लिए करेंगे। ठीक है? फर्दर इन केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। इसके बेस पे आपका न्यूमेरिकल होता है। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। ठीक है? ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स में आप ये सारे फॉर्मुलास एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी, लेकिन फॉर्मुलास आपको पता होना चाहिए। और डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दे रही हूँ आपको, ए प्लस बी गिव यू सी। 3a ले लिया मैंने और 2c ले लिया। तो यहाँ पे आपने n क्या होता है आपका, जो इसके आगे स्टोइकियोमेट्री। ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको स्टोइकियोमेट्री टॉपिक करवाया हुआ है। उसमें जो n की वैल्यू होती है ये आगे के कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है? तो n p मतलब प्रोडक्ट, तो 2 आएगा माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 + 1 4। तो आपका डेल्टा एन क्या आ गया? -2। ठीक है? तो इस रिलेशन में आप माइनस एन की डेल्टा एन की जगह माइनस एन पुट करके एक वैल्यू दी हुई है और रेस्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है? इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे ये मेंशन है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है का पर्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे दैट वैल्यू इज कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम से इंडिकेट हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू है। फर्दर इसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। ठीक है? ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है? सबसे पहला है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स। ठीक है? फॉर एग्जांपल ए से ए प्लस बी आपका सी और डी बना रहा है। ठीक है? सी एंड डी, और उसके लिए रेट है आपका के। तो अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब सी और डी को प्लस करके और बी बनाया, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/k। ठीक है? या इसके बेस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करा है तो न्यू इक्विलिब्रियम विल बी अंडर रूट के। ठीक है? न्यू इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अंडर रूट के। और अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करा है तो न्यू इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा? आपका के स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी से सी बना है इक्विलिब्रियम पे, 2 से मल्टीप्लाई करा तो के की पहले वाला रिएक्शन आपका के था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आपका न्यू अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो पूरी इक्वेशन को तो आपका क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा? के स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर आपके 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए से बी और सी बन रहा है, फर्दर आप बी से सी बना रहे हो, तो फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए K1 था रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड वाले के लिए K2 था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट K1 K2। नेक्स्ट आपकी लास्ट है पोस्टुलेट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। ठीक है? जो आपके मैंने ऊपर रिलेशन करवाया है कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट से, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोस्टुलेट सेम अप्लाई होगा। नेक्स्ट है टेंपरेचर वाला, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? टेंपरेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम किसके इक्वल है? KF बाय KB। KF क्या है? फॉरवर्ड के लिए इक्विलिब्रियम की वैल्यू कांस्टेंट की, और KB क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉर मैं आप सपोज करके चल रही हूँ, आपको पता होगा अगर रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है तो फॉरवर्ड होगा, अगर रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड जा रहा है मतलब पीछे की तरफ जा रहा है उसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए और बी से सी बन रहा है। ठीक है? और उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। वो रिएक्ट आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर रही है, मतलब वो कंज्यूम कर रहे हैं टाइम के साथ और प्रोडक्ट कम होता जा रहा है लेकिन रिएक्टेंट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है? पिछले वाला ज्यादा बन रहा है आपका रिएक्टेंट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर हम 2 रिएक्शंस के बेसिस पे करेंगे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जो कि आपके लो टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है? एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हिच प्रोसीड एट द लो टेम्परेचर। ओके? तो एट एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो टेम्परेचर होता है वो आपका फॉरवर्ड केएफ की वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो केएफ डायरेक्टली के इक्वल ही है। ठीक है? डायरेक्टली रिलेटेड है ना, के इज इक्वल टू केएफ। तो ऊपर वाली चीज तो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो के जो आपका रेट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो वैल्यू आपकी बढ़ेगी विद एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है? इसको लास्ट में कंपाइल करती हूँ। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब वो हायर टेम्परेचर वाले होते हैं। ठीक है? तो आपकी बैकवर्ड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और के भी आपके इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है? इनवर्सली रिलेटेड है के और के भी, तो आपके के की वैल्यू डिक्रीज हुई है। ठीक है? नाउ इसको अगर हम क्वालिटेटिवली सॉल्व करते हैं, ठीक है? अगर आपकी वैल्यूज आपको के फॉरवर्ड और बैकवर्ड की गिवन है तो हम इसकी वैल्यूज को निकाल भी सकते हैं विद दिस योर रिलेशन। ठीक है? इसका नाम है वेंट हॉफ इक्वेशन, दिस वन। ठीक है? और अगर आपको 2 कंडीशंस पे दिया हो KP1 और KP2, तो यहाँ पे डेल्टा H बाय R कॉमन रहेगा, 1/T1 माइनस 1/T2, ये वाला रिलेशन आ जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है?
ओके, नेक्स्ट अब मैं एक बारी कंबाइन कर रही हूँ, जो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है? एंडो आपके टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन के। लेकिन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ये आपको रिलेशन लर्न होने चाहिए, ठीक है? इसके बेस पे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम आपके 2 तरीके के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या होगा? जिसमें आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट सेम होगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे आप अमोनिया, ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन और ये आपका N2 हाइड्रोजन अमोनिया दे रहा है। ये आपके सारे गैसेस प्रोडक्ट है, ठीक है? दोनों में। लेकिन अगर ये आपका एक डिफरेंट हो जाए, ठीक है? यहाँ पे देखो CO2 तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसेस है। डिफरेंट फेज हो जाए तो ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट आपका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप K की वैल्यू इन जनरल हम कैसे रखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जो आपको अभी करवाया मैंने। ये चीज़ याद रखनी है और रेज़ टू पावर इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है? A और B जो भी वैल्यू होगी वो डालेंगे। इसमें क्या चीज़ याद रखनी है आपको? सॉलिड और लिक्विड एक्सेस में आपकी कंसंट्रेशन 1 रहेगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया किसी रिएक्शन में, अगर वो एक्सेस में डाला तो उसकी कंसंट्रेशन को आपने 1 लिखना है और सॉलिड होगा उसकी कंसंट्रेशन को भी 1 लिखना है, ठीक है? इसके लिए मैं एक आपको करवा रही हूँ, देखो जैसे ये CaCO3 है, ठीक है? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम K की वैल्यू, ये आपकी प्रोडक्ट क्या है इसमें CO2 डिवाइडेड बाय ये वाला सॉलिड है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन तो आपने 1 लिखनी है, CO2 की एज़ इट इज़ आ जाएगी, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? फर्दर CO2 आपकी गैस है, तो हम यहाँ पे Kp लिखेंगे, ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे इसके इक्वल कर दिया, ठीक है? एक और देख लो यहाँ पे अमोनिया की हमने करा है, अमोनिया ये गैसेस वाला है, ठीक है? इसके जो आगे कोएफिशिएंट्स है वो इसके ऊपर रेज़ टू पावर में लिख दिया, ठीक है? अमोनिया के ऊपर 2 लिख दिया क्योंकि इसके फ्रंट में 2 लिखा हुआ था। नेक्स्ट हाइड्रोजन के 3 लिखा होता तो ऊपर 3 लिख दिया, नाइट्रोजन के आगे 1 था तो ऊपर 1 आया, तो इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसकी यूनिट्स होती है, ठीक है? यूनिट्स आप जो आपको कंसंट्रेशन दी हुई है उसको पुट करो, जो कैंसल हो जाएँगी। कंसंट्रेशन हमेशा कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती है मोल पर लीटर, ठीक है? ये चीज़ याद पता होनी चाहिए आपको। कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है? मोल पर लीटर, वो सारी वैल्यूज़ आप पुट करोगे, ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स। एक और बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट्स होती है वो आपकी डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है? ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी सेम यूनिट्स होगी, ठीक है? जैसे हम वो कंसंट्रेशन की कर रहे हैं ना, वो आपकी सेम है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। आपके पास 7 ही बेसिक क्वांटिटी है, वही फिक्स है। उसके अलावा जो भी आप सिंथेसाइज़ करते हो वो आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती है, ठीक है? जो हमने बेसिक कांसेप्ट किया था उसमें आपके 7 बेसिक यूनिट्स मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट आपके पास आता है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या-क्या बताता है, कहाँ का यूज़ होता है? सबसे पहले बताते हैं हम एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है? कोई रिएक्शन फॉरवर्ड कितना ज़्यादा होगा या बैकवर्ड होगा, वो हमें बताएगा के की। अगर के की बहुत ज़्यादा 10⁻³ की टर्म्स में आएगा तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है? अगर वो 10⁻³ से नीचे होगी वैल्यू के की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकंड एप्लीकेशन है डायरेक्शन, ठीक है? कि ये फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ठीक है? ये आपको क्या के की वैल्यू आप कंसंट्रेशन की टर्म्स को हमने क्या लिख दिया क्यू। के की अगर क्यू के इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम में है। अगर क्यू की ज़्यादा हो जाए मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा और अगर के की वैल्यू कम हो जाए क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी के से तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को जाएगा, ठीक है? ये आप ऊपर वाले जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उससे कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको एक वैल्यू दी हुई है, आपको डिफरेंट निकालनी है, ठीक है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे देखो, ये एक एग्जांपल के न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे ये अप्लाई करना रूल सीख लो कि कैसे अप्लाई करते हैं हम न्यूमेरिकल्स के लिए। इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका अमोनिया बन रहा है, ठीक है? अमोनिया वाला जो ये प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस, ठीक है? अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स करके आपका अमोनिया बनेगा। जब इनिशियल रिएक्शन आपने लिया है, ठीक है? तो सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आपने इनिशियल क्या ली ए, हाइड्रोजन की क्या ली बी, ठीक है? और आपके पास प्रोडक्ट तो बना ही नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया, तो आपका कुछ रिएक्टेंट्स ब्रेक करके आपका प्रोडक्ट बना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने एक्स था, ठीक है? एक्स अमाउंट मैंने रिएक्टेंट का कम हुआ और वही एक्स आपका प्रोडक्ट बन गया। तो आपने क्या करा ए माइनस एक्स, ठीक है? माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि एक्स तो आपका रिएक्टेंट में से ही कम हुआ है, ठीक है? तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। तो बी माइनस 3x 3 क्यों लिया? क्योंकि ये इनिशियल इसकी स्टोइकियोमेट्री थी आगे 3, ठीक है? 3 थी तो आपने 3x लिख दिया। अगर 2 लिखा होता तो आप यहाँ 2x लिखते। लेकिन वो किसमें से कम हुई है आपकी? रिएक्टेंट में से। वो इक्वल टू योर प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट की आगे स्टोइकियोमेट्री है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपका 2x ये एक्स की कंसंट्रेशन है, रेज़ टू पावर इट्स कोएफिशिएंट और ये आपके रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए फॉर्मूला, ठीक है? इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये आप ट्राई करना खुद भी, हम पार्ट 2 में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर आप इनर्ट गैस डालते हो कोई, तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? देयर इज़ नो इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस और रिएक्टेंट इक्वल होते हैं। इफेक्ट तब आपको ऑब्जर्व होता है इनर्ट गैस का जब आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट होते हैं। गैसियस प्रोडक्ट दिखेंगे इसमें क्यों? क्योंकि हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देयर विल बी अ नो इफेक्ट, ठीक है? जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है देयर विल बी अ नो इफेक्ट। ऐसा क्यों? कांस्टेंट इफेक्ट क्यों रहता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं रहता? क्योंकि इनर्ट गैस आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट कंसंट्रेशन पे नहीं डालती और आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पढ़ा था वो आपकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही आप लिख रहे थे, ठीक है? ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और अब इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो पीसीएल पाइप है, ठीक है? पीसीएल पाइप में अगर आपने कोई गैस डाली है, तो आपका जो है
गैसेस एनपी एनपी ज़्यादा है ना प्रोडक्ट आपके नंबर ऑफ मोल्स, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पीसीएल 5 है आपका, पीसीएल 5 आपका है और यहाँ पीसीएल 3 पीसीएल 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे 1 और 1 है, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ गए और एनआर कितना है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ ज़्यादा जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ऑन एडिंग द इनर्ट गैस। नेक्स्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है आपका कि अगर आपने इक्विलिब्रियम पे कोई भी आपने चेंज करा है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर पे, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा, उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ताकि जो आपने चेंज इम्पोज करा है वो खत्म हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ए, ये आपके डिफरेंट आप देखोगे, अब ये केसेस डिस्कस कर रहे हैं, इन जनरल मैं आपको ली चैटलियर करा रही हूँ कि अगर आपने ए और बी से प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, तो प्रोडक्ट आपका जो आपका रिएक्शन की कंडीशन इक्विलिब्रियम की वो बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ए कंज्यूम होके जो इनिशियल जो स्टार्टिंग में ए की कंसंट्रेशन थी वो इक्वल जाए। तो अगर ए की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हो, देन रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने पी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, प्रोडक्ट ज़्यादा बना दिया, ठीक है, तब भी यही होगा कि आपका रिवर्स रिएक्शन बैकवर्ड जाना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी जहाँ पे आपका बढ़ेगा उसके अपोजिट जाएगा, बस ये चीज़ याद रखनी है। जहाँ पे जो चीज़ आप बढ़ा रहे हो, चाहे टेम्परेचर, चाहे प्रेशर, चाहे आप कंसंट्रेशन, उसके ऑपोजिट आपका रिएक्शन का डायरेक्शन मूव हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में मैंने ए बढ़ाया था, ए रिएक्टेंट साइड था, तो प्रोडक्ट साइड आपका रिएक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका पी बढ़ गया है, तो आपका रिएक्टेंट साइड आपका रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम टेम्परेचर के केसेस में भी कर सकते हैं, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके फेवर होते हैं लो टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक मतलब हीट आपने ज़्यादा दे दी है, तो उसको लो करने के लिए लो टेम्परेचर आर फेवरेबल। एंडोथर्मिक कौन से होते हैं? जिसमें हीट आप खुद से अप्लाई करते हो, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फिजिबल एट हाई टेम्परेचर, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक, हाई टेम्परेचर। सिमिलर हम प्रेशर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो अभी ऊपर मैंने आपको इनर्ट गैस का फैक्ट समझाया ना, वही आप प्रेशर पे अप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग द आंसर, ओके। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल के। ये आपके 3 एप्लीकेशन और तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेस आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी दिखते हैं। फर्स्ट इसमें एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसमें आप देखोगे इस इक्वेशन में डेल्टा एच जो आपकी ये हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। और आप इसमें डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी ऊपर पढ़ा है एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, इसलिए इसलिए हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा आपके इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें कि जो आपके प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो 2 है और एन आर जो रिएक्टेंट के हैं वो आपके 4 आएंगे। नाइट्रोजन के आगे 1 लिखा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल एन आर कितने आगे 3। तो रिएक्टेंट के ज़्यादा हो गए, प्रोडक्ट के आपके कम हो गए। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जहाँ पे ज़्यादा उसके ऑपोजिट जाना है, तो आपको रिएक्टेंट के मोल्स डिक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा अमोनिया की फॉर्मेशन में। तो आपका अमोनिया फॉर्मेशन ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और डिक्रीज इन मोल्स, ठीक है। कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, इसमें हम सारी टर्म्स को डिस्कस करें। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में देखोगे आप कि इसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर आए, ठीक है। 2 ही आपके प्रोडक्ट है, 2 ही आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने, लेकिन डेल्टा एच आपका प्लस आया, ठीक है। डेल्टा एच प्लस आया मतलब एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय योर हाई टेम्परेचर, और इसमें प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गैसियस है, ये गैसियस के कारण ये गैसेस आपकी कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, ओनली टेम्परेचर। नेक्स्ट है इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में आप देखोगे कि आपका वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। वॉल्यूम वाटर ज़्यादा होता है ना आइस के वॉल्यूम से, ठीक है। जो आपने बेसिक्स पढ़े होंगे उसमें पता है आपको कि वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आइस। तो वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आपने हीट को खुद दिया है, तो हीट खुद देने के कारण ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के साथ-साथ आप देख रहे हो कि ये डिक्रीज़ इन वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इस साइड को आपने डिक्रीज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन कंडीशंस फेवर करेगी मेल्टिंग ऑफ अ आइस। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम भी आपका सेम इक्विलिब्रियम की तरह ही होती है, लेकिन हम इसमें बात करते हैं आयंस की फॉर्म में, ठीक है। जब आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका, जिसमें हम एक्वस आयंस लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इज जो आपने कंपाउंड लिया वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट, और अगर वो आयंस में ब्रेक हो रहा है दैट इज योर आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिख रहा है, अगर ये आयंस आपके सारे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में आयंस बन रहे हैं, तो ये इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये पूरा ब्रेक नहीं हो पाते हैं आपके आयंस, तो इसे हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, HCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो आपके आयन सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो नहीं हो पाते एक्वस सॉल्यूशन में, वो आयंस ब्रेक नहीं हो पाते, दैट आर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जिसके अलावा जो बचे हैं, जो मैंने मार्क नहीं करे, इनमें से ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। हम कैसे मेंशन करेंगे कि कोई आयन आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो उसे हम बेस करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। अल्फा से हम इसे लिखते हैं, अगर आपके आयंस अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर लेस देन 1 है दैट इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इसके बेसिस पे हम करते हैं
के की वैल्यू, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लेते हैं वो आयंस की फॉर्म में वो हम ऑक्सफोर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन से लेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखते हैं।